Hello students, I am Dr. Umesh Bansood from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर स्टूडेंट जनरली बात करना नहीं चाहते या पसंद नहीं करते ऐसे टॉपिक्स को। ग्रामर से रिलेटेड आज हम केसेस के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन सी केसेस होती है जिसको विभक्ति कहा जाता है और इंग्लिश ग्रामर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम्स हो, हर जगह कहीं ना कहीं केसेस से आपका पाला तो पड़ना है। जिसको नाउन पता है और नाउन के जगह इस्तेमाल होने वाला दूसरा पर्यायी शब्द होता है। द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज ए प्रोनाउन। और जब भी आप प्रोनाउन की बात करेंगे तो आपको केसेस को समझना होगा। Case shows a nouns or pronouns relationship with the other words in a sentence. सेंटेंस में जो बहुत सारे दूसरे शब्द होते हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो क्लॉज हो सकते हैं और कुछ हो सकता है। इसमें नाउन भी हो या प्रोनाउन भी हो, उसका वाक्य के शेष जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं उससे क्या संबंध होता है, ये दर्शाने के लिए हम केसेस का प्रयोग करते हैं टू सेट द रिलेशंस। अब पहले टाइप समझ लो, प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप है। प्रोनाउन क्या है? अपने आप में ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर आता है, बार बार नाउन का इस्तेमाल ना हो। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, द अनदर वर्ड विच इज यूज इज कॉल्ड प्रोनाउन। आसान शब्दों में नाउन का, संज्ञा का बार बार उल्लेख ना हो, इसलिए उसके स्थान पर जो उचित शब्द यूज किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में जो केसेस होते हैं, अलग विभक्तियां होती है, वो सब्जेक्टिव केस पहला है, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव केस है। हम जानने का प्रयास भी करेंगे कि इन्हें क्यों ऐसा कहा जाता है। तीसरा है पजेसिव केस और फोर्थ एक टाइप होगा वोकैटिव केस। अब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकैटिव केस क्या है, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव केस को समझते हैं। Subjective case is the case used for noun or pronoun that is the subject of the verb. आसान शब्दों में जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम, संज्ञा ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज की जाएगी तब उसे हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे। कई बार इंग्लिश में इसे नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए। अगर सेंटेंस है मेघा इट्स एन एप्पल, इसमें मेघा इट्स एन एप्पल ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट है मेघा, उसके बाद में इट्स ये वर्ब इस्तेमाल किया और एन एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये दो अलग अलग शब्द भी ग्रामरियंस यूज करते हैं। आने वाले अगले स्लाइड में हम ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क होता है वो भी देखेंगे, और क्या दोनों को अलग किया जा सकता है क्या, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, उस पर भी बात करेंगे। पर इस सेंटेंस में हमें ये समझना होगा कि मेघा जो है वो सब्जेक्ट है और इट्स ये वर्ब है और एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी तो है, पर आसान भाषा में समझ लीजिए जो क्रिया करने वाला है वो सब्जेक्ट है, जिस पर क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की क्रिया को दर्शाने के लिए जो शब्द आता है उसे हम वर्ब कहेंगे। सो डूअर ऑफ एक्शन, द वर्ड शोइंग द एक्शन, और एक्ट इज डन अपॉन समथिंग। ये ऐसे तीन अलग अलग चीजें यहाँ पर होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये है मेघा। मेघा यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, किसी भी असर्टिव सेंटेंस में जो पहली जगह होगी वो सब्जेक्ट की होगी, और जहां कहीं भी सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो यूज होगा तो उसे आपको सब्जेक्टिव केस कहना है। तो यहाँ पर मेघा ये शब्द सब्जेक्टिव केस में, ये नाउन सब्जेक्टिव केस में आएगा। अब एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिए, नाउन्स डू नॉट चेंज इन द डिफरेंट केसेस। जो नाउन है, किसी भी व्यक्ति के नाम है, रमेश है, सीता है, निशा है, उषा है, रहीम है, ये सारे नाम जहां कई भी सेंटेंस में लिखे जाएंगे
उसका स्वरूप चेंज नहीं होता, फॉर्म चेंज नहीं होता। वो भले ही नॉमिनेटिव केस में चला जाए या ऑब्जेक्टिव केस में चला जाए, पर जो प्रोनाउंस होते हैं, आई हो, यू हो, ही, शी, इट, दे में से कोई भी, वो प्रोनाउन अपने नॉमिनेटिव फॉर्म में, या जिसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म कहेंगे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो या फिर पजेसिव फॉर्म हो, हर तीनों फॉर्म में ये प्रोनाउंस बदलते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, नाउन नहीं बदलेंगे, वो भले ही सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, और प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, ऐसे तीनों केसेस के फॉर्म में बदलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, द सब्जेक्टिव केस इज आल्सो यूज्ड फॉर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिस सब्जेक्टिव केस की हम बात कर रहे हैं, उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, फिजा, ये सब्जेक्टिव केस तो है ही अपने आप में ऑलरेडी। इज अ राइटर, अब इज के बाद में अ राइटर जो शब्द है, ये फिजा के बारे में आया हुआ कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर वो। अब ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट आएंगे सब्जेक्ट के बारे में, वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे वो। तो यहाँ पर फिजा सब्जेक्ट हो गया और अ राइटर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसा शब्द या ऐसा शब्दों का समूह जो नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एड्स समथिंग, गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब और इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, ये बात हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस जो है, जिसे हम प्रथमा कहते हैं, सबसे पहले समझ लेते हो क्या है। आई, खुद के बारे में जब आप बात करेंगे तो इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। हम अभी प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, नाउन्स तो होते ही है। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस जो है वो आई है, आई का मतलब मैं होता है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई माने मैं, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो फर्स्ट, खुद के बारे में बात कर रहा हूं तो फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन, और आई अकेला है, एक है, तो सिंगुलर। तो आई के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखना होगा, आई प्रोनाउन है, वो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में आएगा। इसका जो बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है, वो प्लूरल फॉर्म जिसको फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म कहेंगे, वो वी होता है। वी का मतलब हम, एक से ज्यादा है इसलिए प्लूरल है, और हम अपने बारे में बात कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट पर्सन है। तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, आई सिंगुलर, वी प्लूरल है। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर जो प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन माने हम अभी अपनी बात नहीं कर रहे, हम किसी और की बात कर रहे, दूसरे की बात कर रहे, और दूसरे के लिए शब्द या प्रोनाउन आता है यू। यू का मतलब होता है तू। अब तू तड़ाक वाली बात शोभा नहीं देती, आप कह लीजिए, पर आप उर्दू अदब में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, पर हिंदी में या मराठी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यू, ये तू माने सिंगल, एक व्यक्ति के लिए आएगा, इसलिए ये दूसरे के बारे में बात हो रही तो सेकंड पर्सन हो गया, एक है तो सिंगुलर नंबर। सेकंड पर्सन प्लूरल जो होता है, इसका बहुवचन जो होता है वो यू ही होता है, पर इसका हिंदी मीनिंग बदल जाता है तुम, या एक से ज्यादा जब रहेंगे तब इसको प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और यू, इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे। हम नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे, कर रहे हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, एक बात हमेशा ध्यान ध्यान में रखना, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, ये हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएंगे। इसलिए यहाँ पर जो ही है ये वह होता है हिंदी में, पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन कहा जाता है। ये फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए यूज होगा। जिसमें जेंडर की बात होगी तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, पुल्लिंग जिसे कहते हैं।
और स्त्रीलिंगी के लिए शी की बात करेंगे, जिसके हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। और इन दोनों से हटकर जो मेल भी नहीं है, फीमेल नहीं है, तीसरा कुछ तो भी है, वो निर्जीव वस्तु हो सकती है जिसके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, उसे भी वह कहते हैं। पर एक बात समझ लीजिए, ही शी इट ये तीनों प्रोनाउंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आते हैं और इन तीनों का प्लूरल फॉर्म होता है दे। ये दे एक से ज्यादा है, वे है, और प्लूरल फॉर्म है पर थर्ड पर्सन है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस प्रकार के पर्सन्स होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म रहेंगे, पर एक बात ध्यान में रखनी है, ये सभी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। अब ऑब्जेक्टिव केस को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट क्या होता है या ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड फॉर नाउन्स और प्रोनाउंस। जैसे अभी तक सारे शब्द आपको नाउन के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर दिखेंगे, वैसे ये शब्द आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी दिख सकते हैं, दिखते हैं। और उनका फंक्शन जो है, अब सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं रहेगा, वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन हो जाता है, तब उनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। व्हेनेवर these words, this pronoun will appear in place of object, in the place of object, then only objective case this term will come into existence. Now see the sentence, Rita eats a mango. फुल स्टॉप लगा हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब या जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ये सिंपल सी रचना है। इस सेंटेंस में एक बात फिक्स है, रीटा सब्जेक्ट है, ईट्स ये वर्ब है, पर सब्जेक्ट की जो क्रिया हो रही है उसका परिणाम जो होता है, इफेक्ट जो होता है, वो किस पर हो रहा है, मैंगो के ऊपर। इसलिए मैंगो को यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब भी सब्जेक्ट की प्रत्यक्ष क्रिया जिस किसी वस्तु पर होती है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो एक नया शब्द आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, पर ऑब्जेक्ट में भी एक और शब्द जुड़ जाता है जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा एक सेंटेंस देखिए, रिया गिव्स मी अ मैंगो। इस सेंटेंस में भी रिया सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है, पर मी अ मैंगो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिया की देने की क्रिया का सबसे नजदीक का संबंध क्या है, किससे है, मैंगो से है। इसलिए गिव्स ये क्रिया डायरेक्टली एसोसिएटेड है मैंगो के साथ, इसलिए मैंगो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो मी है, इसलिए रिया सब्जेक्ट तो है, गिव्स ये शब्द यहाँ पर वर्ब है, पर मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और अ मैंगो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देंगे। पर एक बात समझने वाली है, इस सेंटेंस में मैंगो ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और मैंगो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर अंत में लिखा गया है। रीटा सब्जेक्टिव केस है, रिया सब्जेक्टिव केस है, पर मैंगो पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में भी मैंगो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस, this term will be applicable for subjects only. Objective case, this term will be applied for objects only. सिंपल सा फंडा है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द थिंग being acted on by the verb, and indirect object of a sentence is the recipient of the direct object. अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात जोड़ देते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, इज द नाउन और प्रोनाउन गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। जिस किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशंस, अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, हमने एक अपने वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी प्रीपोजिशन के ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल आपको उसमें जानकारी मिलेगी। प्रीपोजिशन के साथ जो कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा सेंटेंस में, उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, गिफ्ट यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में
फॉर यू ये शब्द आ गया तो गिफ्ट फॉर यू ये पूरा शब्द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाता है। तो सब्जेक्टिव केस इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव केस इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है कभी कभी। आप ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस ऐसे दो शब्द सुनेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस का मतलब ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर ये दोनों शब्द कुछ कुछ ग्रामेरियंस अलग तरीके से अलग मीनिंग से यूज करते हैं। अब ये दोनों में क्या फर्क है वो भी समझ लीजिए। These two cases are used for objects of prepositions too. And in English, there is no distinction between the forms of the accusative case and dative case. And objective case covers both. Objective case डायरेक्ट एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस दोनों को कवर करता है, अलग बाइफर्केशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पर ये शब्द कुछ कुछ जगह पर विशेष अर्थ से आते हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात की, तो अब यहाँ पर ध्यान में रखने लायक बात क्या है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, आई ईट अ मैंगो, मैंगो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है पर उसको हम एक्यूजेटिव केस कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस के साथ। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही गेव मी अ पेन, इस सेंटेंस में पेन तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पर ही गेव मी, ये मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को डेटिव केस कहते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको आप एक्यूजेटिव केस कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको आप डेटिव केस कहेंगे। पर ये दोनों टर्म ऑब्जेक्टिव केस में ही कवर होती है। अब जो हमने इसके पहले टेबल पढ़ा था, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तू तुम, ही शी इट वह, और दे माने वे। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस बनती है, आई की ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी की अस है, यू की यू ही होती है, पर दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता। पहला यू सब्जेक्ट के स्थान पर दिखेगा और दूसरा यू हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिखेगा। ही शी इट, ही की द्वितीय हिम होती है, शी की हर, इट की इट और दे की देम होता है। अब इनके मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, इस प्रकार से उनके हिंदी मीनिंग भी बदलते हैं। मी माने मुझे, अस माने हमें, यू माने तुझे, दूसरा यू माने तुम्हें, हिम माने उसे, हर माने लड़की के लिए यूज होगा, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा, और देम माने उन्हें, ये बहुवचन के लिए प्लूरल फॉर्म के लिए होगा। एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस कहाँ पर यूज होंगे ये शब्द हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सब्जेक्टिव केस ही नॉमिनेटिव केस है, दोनों शब्द पर्यायवाचक है एक दूसरे के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का मतलब ही एक्यूजेटिव और डेटिव केस होता है। स्पेशल संदर्भ में फिर एक्यूजेटिव और डेटिव के मायने बदल जाते हैं। अब एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का, उसमें पजेसिव और जेनेटिव ऐसे दो शब्द आपको सुनाई देंगे। फिर से वही है, पजेसिव केस का मतलब ही जेनेटिव केस होता है, पर दोनों में क्या फर्क है वो भी समझेंगे। पजेसिव शब्द में एक शब्द इंपॉर्टेंट है, पजेस। पजेस का मतलब होता है अपनी मिल्कियत का होना, और जहां पर पजेसिव केस आएंगे, इट इज यूज्ड फॉर शोइंग पोजेशन, ओनरशिप, अपनी मिल्कियत, अपना अधिकार, अपने हिस्सा दिखाने के लिए ऐसे पजेसिव केस का यूज होता है। जैसे यहाँ पर दिस इज माई गिफ्ट, गिफ्ट तो है पर मेरा है, तो माई शब्द ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, इसमें माई ये शब्द पजेसिव हो जाता है। हमने दूसरा एक शब्द की बात की थी, माई, तो ये प्रोनाउन हो गया, पर माई की जगह यहाँ पर दिस इज राहुल गिफ्ट ऐसा शब्द आया है। राहुल इस नाउन के साथ अगर कोई शब्द जुड़ता है अपॉस्ट्रोफी एस लगकर, तो नाउन के साथ आने वाले ऐसे पजेसिव फॉर्म को पजेसिव नाउन कहते हैं। माई गिफ्ट ये पजेसिव प्रोनाउन है, राहुल्स गिफ्ट ये पजेसिव नाउन है। इसलिए पजेसिव केस में प्रोनाउन और नाउन दोनों के साथ केसेस बनते हैं। तीसरा एक सेंटेंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आपको पजेसिव और जेनेटिव केस में क्या फर्क है वो समझाएगा। सेंटेंस है, हरीश केप्ट राहुल्स पेंटिंग्स इन हिज रूम, हरीश ने राहुल की पेंटिंग्स
अपने कमरे में रखी है। अब हरीश यहाँ पर सब्जेक्ट है, केप्ट वर्ब है। हीज रूम माने हरीश का रूम, तो हीज रूम यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन तो हो गया। पर यहाँ पर राहुल्स पेंटिंग जो है, हरीश ने अपने कमरे में राहुल की पेंटिंग्स रखी। रखी पेंटिंग से, पर राहुल की पेंटिंग्स यहाँ क्या कहा गया है, पर हमें अगर गारंटी के साथ कंफर्म पता नहीं है कि वो राहुल की ही पेंटिंग है, तब तक हम उसको श्योरली पजेसिव प्रोनाउन नहीं कह सकते, पजेसिव नाउन नहीं कह सकते। उसे हमें जेनेटिव नाउन कहना होगा, जेनेटिव केस कहना होगा, क्योंकि वो पेंटिंग किसी और पेंटर की भी हो सकती है। हो सकता है राहुल उसे लेके आया हो, हमें कंफर्म पता नहीं है कि राहुल ने बनाया या खरीदा, उसकी मिल्कियत यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही। तो यहाँ पर फिर राहुल्स पेंटिंग्स ये शब्द जेनेटिव केस हो जाता है। पर हीज रूम ये हरीश का ही कमरा है, तो यहाँ पर ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। तो जेनेटिव केस में ओनर कौन है कंफर्म नहीं, पॉसेसिव केस में ओनर कंफर्म है। इसलिए ऐसे दो अलग अलग मायने में पॉसेसिव और जेनेटिव केस ये शब्द इस्तेमाल होंगे। ये पूरा चार्ट भी आपके सामने आएगा। आई नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव, मी उसका ऑब्जेक्टिव, माई या माइन जिसे कहते हैं वो पॉसेसिव केस बन जाएगा। वी अस आर आर्स, यहाँ आर या आर्स भी लिखते हैं, हमारा हमारी हमारे। यू योर या योर्स, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। यू योर या योर्स, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे बहुवचन में। ही हिम हीज, उसका उसकी उसके सिर्फ मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, पुल्लिंग के लिए। शी हर हर्स, उसका उसके उसके फेमिनाइन जेंडर के लिए। इट इट्स, यहाँ इट्स में आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, उसका उसकी उसके। दे देम देयर, THIR देयर, और कभी कभी देयर्स का भी यूज होता है, उनका उनकी उनके। इस प्रकार से ये पूरा टेबल आपके सामने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस को दर्शाता है। एक्यूजेटिव डेटिव केस का मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। पॉसेसिव केस में और जेनेटिव केस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस भी एक ही है। अब एक अंतिम इसमें बात आपको समझनी कि व्हाट इज वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव केस इज यूज्ड टू शो डायरेक्ट एड्रेस। कभी कभी हम दूसरों को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, तब उसको हम डायरेक्ट एड्रेस कहते हैं। इसमें टू शो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी और समथिंग डायरेक्टली, जब किसी को डायरेक्ट आप बुलाते हैं। इन इंग्लिश वर्ड्स द वोकेटिव केस आर ऑफसेट यूजिंग कॉमास। अब वोकेटिव केस आपको अगर दिखाना है तो कॉमा देकर नाउन को अलग करके वोकेटिव केस दिखाई जाती है। जैसे आई नो योर सिस्टर्स, कॉमा देकर सीमा लिखा है, तो सेंटेंस कैसा होगा? आई नो योर सिस्टर सीमा, डोंट वरी शी नोज मोहन। ये कॉमा देकर पॉज के बाद में मोहन और सीमा शब्द आए। आई नो योर सिस्टर, हम सीमा को बोल रहे, सीमा को एड्रेस, सीमा मैं आपकी बहन को जानता हूं। तो यहाँ पर सीमा ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो सब्जेक्ट है, ये कॉमा देकर एड्रेस्ड जिसको किया गया है वो शब्द है। तो ऐसे शब्दों को वोकेटिव केस कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हमने सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, पॉसेसिव केस कैसे पहचानते हैं और वोकेटिव केस किसे कहते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात की। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको इंग्लिश में केसेस जो है वो समझने के लिए हेल्प करेगा। This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud. Thank you very much for watching this video.